गुड इवनिंग सचिन, भूषण, आयुष, श्रेयांश। तो जो यस लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोग कवर अप किए थे मॉडल्स का प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था, ठीक है ना। आज हम लोग उसी का जो है ना कुछ क्वेश्चंस इस पे देखेंगे और देखेंगे पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वॉइसेस आ रही है सभी को? एक बार टाइप कर दो। ओके चलो। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना लिया था उस पे मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया था। आज हम लोग उस पे क्वेश्चंस देखेंगे और दोनों मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से भी और जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बताया हूं उस मेथड से भी हम लोग देखेंगे। तो देखो एक और भी होगा, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सम में लिखा हुआ हो, अगर उसका मॉड निकालना तो इंडिविजुअल के मॉड से लेसर और इक्वल होगा। मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 डॉट 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 मॉड Zn, ठीक है। तो इवन n कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनइक्वालिटीज होल्ड करेगा, यानी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड करके मॉडुलस निकालो, वो ऑलवेज क्या होगा, लेसर देन इक्वल टू होगा इंडिविजुअल के मॉड से। ठीक है, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है ना लाइव नहीं आप अटेंड कर पा रहे हो तो उसको रिकॉर्डेड देख लेना। तो इंडिविजुअल के मॉड से लेसर और इक्वल होगा, ये भी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे। तो देखो एक मैं क्वेश्चंस लिया हूं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे। बोल रहा है ए पॉइंट जेड मूव्स ऑन द कर्व z -4 -3 आइटा का होल मॉड इक्वल टू 2 है। देन फाइंड द मिनिमम मॉड जेड। मॉड जेड का मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू मतलब क्या होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस मैं बताया हूं मॉड जेड होता है, यानी ऑरिजिन से जो है ना जेड का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं ये भी बता रहा था, लास्ट से लास्ट लेक्चर में, ये लोकस है, ये किसका लोकस होगा, सर्किल का लोकस होता है। तो z माइनस, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो 4 + 3 आइटा का होल मॉड जो है ये 2 के इक्वल दिया गया है, ठीक है ना। और एक मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बता रहा था कि z1 - z2 का मॉड जो होता है वो लेसर देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 से, ठीक है ना। और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड z1 माइनस मॉड z2 के होल मॉड से, ठीक है, का होल मॉड। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बताया था। आप समझ लो Z1 की जगह Z लिखा हुआ है और Z2 की जगह 4 + 3 आइटा, तो ये क्या होगा, Z माइनस 4 + 3 आइटा का मॉड वैल्यू क्या लिखोगे, ये लेसर लिख सकते हैं, मॉड Z से लेसर होगा प्लस 3 + 4 आइटा के मॉड वैल्यू से, ठीक है, इसके सम से लेसर होगा। लेकिन ग्रेटर किससे होगा, मॉड Z माइनस 3 + 4 आइटा के होल मॉड के, ठीक है, का होल मॉड से लेसर होगा। समझे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ये प्रॉपर्टीज मैं लास्ट लेक्चर बताया, Z1 - Z2 का होल मॉड जो होता है इंडिविजुअल के मॉड के सम से लेसर और डिफरेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो Z1 मैंने Z पुट कर दिया हूं और Z2 की जगह 4 + 3 आइटा, तो इसको लिख सकते हैं Z माइनस 4 + 3 आइटा जो होगा लेसर देन इक्वल टू होगा मॉड Z प्लस 3 + 4 आइटा से। और ग्रेटर किससे होगा, ग्रेटर होगा मॉड Z माइनस 3 + 4 आइटा का होल मॉड के से ग्रेटर होगा। अब तो इसको लिख सकते हैं मॉड Z, और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, इसका मॉड वैल्यू √3² + 4² यानी 25। 25 का रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू आपको 2 के इक्वल है। तो लेसर देन इक्वल टू मॉड Z प्लस और 9 + 16 का √25, तो 25 को लिख सकता हूँ 5। बात समझे। तो 3 + 4 आइटा का जो मॉड वैल्यू होगा वो 5 के इक्वल होगा मॉड के प्रॉपर्टी से। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इनइक्वालिटीज को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करोगे, एज्यूम कर लो मॉड Z को t, बार बार मॉड लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने t मान लेता हूं। इसको लिख सकता हूं t - 5 का मॉड लेसर देन इक्वल टू 2 होगा और लेसर देन इक्वल टू t + 5 हो जाएगा। बात समझे। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बताया था मॉडुलस में प्रॉपर्टीज में, तो t - 5 का मॉड इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे, लेस देन इक्वल टू 2, और एंड लिख सकता हो कि 5 2 जो होगा लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा t + 5 से, ठीक है ना। बेसिक्स में बताया था किसी एक इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में स्प्लिट होगे तो एंड का कनेक्शन होगा, ठीक है ना। और मॉड लेसर है तो मॉड को जब हटाओगे तो प्रॉपर्टी क्या करता है मॉड का, -2 से +2 होगा, ठीक है ना। तो ये 2 - 5 लेस देन इक्वल टू t हो जाएगा, और इसमें 5 ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 5 - 2 लेस देन t हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 5 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड। और इसको लिख सकता हूं t > -3 होगा।
तो ये 3 हो जाएगा और t लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है ना, इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। तो t बोल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए और ये 3 से 7 होना चाहिए। तो क्या लगता है, अगर इंटरसेक्शंस लेते हो तो फर्स्ट इनइक्वालिटीज बोल रहा है कि 3 से 7 के बीच में लेने के लिए, और सेकंड इनइक्वेशंस बोल रहा है कि -3 से ग्रेटर लेने के लिए। तो दोनों का जो इंटरसेक्शंस आएगा वो क्या आएगा, 3 से लेकर के 7 तक आएगा। ठीक है ना, इंटरसेक्शंस लोगे तो इस फर्स्ट एंड सेकंड का जो इंटरसेक्शंस होगा वो 3 से 7 आएगा। और मॉड किसके इक्वल, टी किसके इक्वल है, मॉड के इक्वल है। ठीक है ना, तो मॉड जेड वैरी करेगा 3 से लेकर के 7 तक, यानी इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 7 होगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मिनिमम वैल्यू। एकदम सही है आयुष। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड जो होगा वो आपका 3 होगा। और पूछता है इसमें कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी आप बता सकते हो। वैसे निकालना नहीं था, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू मॉड का 7 के इक्वल होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से बन ही जाएगा। एक अप्रोच जो है ना, ग्राफिकल अप्रोच भी होगा। समझ में आया सभी को, एक बार टाइप कर दो, अगर किसी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया हो तो बता सकते हो। ठीक है ना भूषण। अब देखो एक ग्राफिकल अप्रोच होगा, चलो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अल्टरनेट मेथड, ये भी मेथड काफी यूजफुल होगा, इतना लंबा नहीं होगा। अल्टरनेट मेथड देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जेड माइनस ये क्या है, 4 + 3 आएगा का मॉड वैल्यू 2 के इक्वल है। तो जेड मूव करेगा, ये मैं बताया था आपको लास्ट से लास्ट लेक्चर्स में, ये सर्किल को डिनोट करता है। इस सर्किल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर क्या होगा, 4 + 3 आइटा होगा, जिसको लिख सकते हैं 4, 3। और इस सर्किल का रेडियस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है ना, एक सर्किल है जिसका सेंटर 4, 3 है और इसका रेडियस 2 के इक्वल है। इसको अगर हम डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करें तो मान लो 4, 3 तो मान लेता है ये 4 है और ये 3 है। ये इसका सेंटर हो जाएगा 4, 3 और रेडियस 2 के इक्वल है। लेट्स से ये मैं मान लेता हूं सर्किल, इसका रेडियस 2 के इक्वल है और सेंटर इसका 4, 3 है। ठीक है, अब देखो ऑरिजिन जेड इस पे रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्किल पे जेड रिवॉल्व कर रहा है। अगर ओ से सी को ज्वाइन कर दो, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 4, 3, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना, एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं जो ऑरिजिन से पास कर रहा हूं और सेंटर से पास कर रहा हूं। एक बात बताओ, जेड जो है ना इस पे मूव कर रहा है, तो जेड कहां लेंगे जिससे कि ऑरिजिन डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम मॉड जेड फाइंड आउट करना है। मॉड जेड क्या होता है, बेसिकली ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ऑब्वियसली जेड अगर यहां पे आ जाए पी पॉइंट पे तो मॉड जेड मिनिमम हो जाएगा, और यहां पे अगर जेड आ जाए क्यू पे तो मॉड जेड मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझे। तो ओपी जो होगा बेसिकली मॉड जेड होगा, क्योंकि जेड अगर यहां पे लेते हैं तो ये आपको मिनिमम आएगा, मिनिमम। ठीक है, ये लेंथ आपको मिनिमम होगा मॉड जेड, ये आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन जब आप OQ निकालोगे तो वो क्या होगा, मॉड जेड मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मॉड जेड का आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये सभी को क्लियर है डायग्राम पे। मॉड जेड जो डिनोट करता है ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो जेड अगर मान लो मूव कर रहा है सर्किल पे, तो जेड अगर पी पॉइंट पे आ जाए तो ऑब्वियसली उस केस में मॉड जेड ऑरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। और जेड मूव करते करते अगर क्यू पॉइंट पे आ जाए जेड, तो उस केस में क्या होगा, ऑरिजिन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो ओसी का लेंथ निकाल सकते हो, ओसी का लेंथ क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये हो जाएगा 16 और प्लस 9, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ ओपी का लेंथ क्या होगा, मॉड जेड जो है ओपी का मिनिमम लेंथ जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो किसके इक्वल होगा। ओपी के लेंथ को मैं बोल सकता हूं ओसी माइनस आर, ये मैं सर्किल में आपको बताया था। ओसी में से रेडियस को अगर माइनस कर दें तो ओपी का लेंथ आ जाएगा। ठीक है ना, और ओसी का लेंथ 5 है और रेडियस 2 है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा।
जो OQ का लेंथ है मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस केस में। उस केस में क्या होगा, OC आप प्लस रेडियस लिख सकता हूं, क्योंकि OC लेंथ में ही रेडियस अगर हम ऐड कर दें तो OQ लेंथ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। OC का लेंथ जो है 5 के इक्वल है, रेडियस 2 है, तो मॉड जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपको 7 के इक्वल आएगा, ठीक है श्रेयांश, समझे ये वाला पार्ट। इसमें किसी को डाउट हो तो ग्राफिकल अप्रोच से भी आप बना सकते हो, क्योंकि आप जानते हो इसका लोकस जो है सर्किल है, यानी तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से तो आप बना ही सकते हो। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो रिसेंटली मेंस में आया था, मेंस में पूछ चुका है ये क्वेश्चंस। देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ जेड माइनस 4/z का होल मॉड 2 के इक्वल है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू, बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे ए ऑप्शन में मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, √5 + 1 के इक्वल होगा, कि 2 के इक्वल होगा, कि 2 + √2 के इक्वल होगा, कि √3 + 1 के इक्वल होगा। ये 2010 में आया है, सॉरी 2009 में आया है, ठीक है ना ये क्वेश्चंस। तो बोल रहा है कि जेड माइनस 4/z का होल मॉड 2 के इक्वल है, तो मॉड जेड का मुझे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा इस ऑप्शंस में। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा था ना, वो मेथड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जेड माइनस 4/z का लोकस हम जानते ही नहीं है। क्योंकि सर्किल का लोकस बताया था तो ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाए, लेकिन इसको ज्योमेट्री से नहीं बना सकते हो, पर्टिकुलरली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज से अगर बनाने की कोशिश करोगे तो जेड माइनस 4/z का मॉड लिख सकता हूं, लेसर होगा इंडिविजुअल के मॉड के सम से 4/z, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड जेड माइनस 4/z के होल मॉड से। समझिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, z1 माइनस z2 का मॉड वैल्यू लेसर देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 से, और डिफरेंस से क्या होगा, होल मॉड से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। तो इसको लिख सकता हूं मॉड जेड और माइनस 4 का मॉड 4 ही होगा अपॉन मॉड जेड का होल मॉड, और लेस देन इक्वल टू, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 2 के इक्वल दिया, और ये जेड प्लस और 4 का मॉड अपॉन जेड का मॉड, तो 4 का मॉड 4 ही होता है अपॉन जेड का मॉड, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से। अब यहाँ क्या करेंगे, मॉड जेड बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको टी मान लेता हूं। तो बताओ क्या होगा, t माइनस 4/t का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू t प्लस 4/t हो जाएगा। अब समझो ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, यहां से t का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर लो, तो होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2 और एंड लिख सकता है 2 इज लेस देन इक्वल टू t प्लस 4/t। समझे, ये इनइक्वालिटीज में बेसिक में आपको बताया हूं, किसी एक इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एंड का कनेक्शन आ जाएगा। और मॉडुलस साइन हटाओगे तो मॉड का प्रॉपर्टीज क्या करता है कि 4 माइनस टी शुड लाई बिटवीन -2 से 2 होगा, मॉड हटाओगे तो, एंड और इसमें t मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2t लेस देन इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ t क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो t आप एज्यूम किए हो वो मॉड जेड के इक्वल है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिख सकता हूँ t से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2t हो जाएगा लेस देन इक्वल टू t स्क्वायर -4 और लेस देन इक्वल टू 2t हो जाएगा, एंड और ये हो जाएगा t स्क्वायर -2t प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो ये -2t लेस देन इक्वल टू t स्क्वायर -4 और एंड हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2t, ठीक है ना, एंड और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज होगा। क्यों होगा इसका सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है निगेटिव है, नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालोगे तो निगेटिव होगा। और मैं बताया आपको क्वाड्रेटिक में किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होगा टी के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड और ये टी स्क्वायर 2t को लेफ्ट साइड ले आओगे तो माइनस 2t माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऑल रियल वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शंस लोगे तो जो इंटरसेक्शन इसका बनेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइज करोगे यहां से टी का वैल्यू निकालोगे तो टी का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस √20 को लिख सकता हूँ 2√5/2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5, ठीक है ना। तो नंबर लाइंस पे प्लॉट कर दोगे तो -1 माइनस √5 आएगा, उसके बाद -1 प्लस √5 आएगा और वे भी कर मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। गेटर है, गेटर का मतलब होगा या तो टी ग्रेटर होगा -1 माइनस √5 से या नहीं तो टी ग्रेटर होगा √5 माइनस 1 से, ठीक है ना। इक्वल का साइन है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगा। ऑर्डर वाला पार्ट होगा या तो ग्रेटर होगा √5 माइनस 1 से या नहीं तो -1 माइनस √5 से लेसर होगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी का जो वैल्यू निकालोगे ये भी मुझे लगता है फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस 2√5/2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे 1 प्लस माइनस √5 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये 1 माइनस √5 और ये 1 प्लस √5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ लेसर है तो लेसर क्या होगा इन बिटवीन हो जाएगा, यानी 1 माइनस √5 से लेकर के टी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √5 यानी √5 प्लस 1, ठीक है। ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। तो इस दोनों का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शंस लेना है, ठीक है ना। और इंटरसेक्शंस हम लोग लेने का तरीका आपको बताया है, सेम कॉमन लाइन पे सभी वैल्यू को प्लॉट करोगे तो सबसे छोटा वैल्यू जो है -1 माइनस √5 है, नेक्स्ट हायर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, 1 माइनस √5 होगा नेगेटिव है, उसके बाद √5 माइनस 1 होगा और उसके बाद √5 प्लस 1 होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इन इक्वेशंस कर रहा है कि इससे लेस लेने के लिए -1 माइनस √5 से लेस या इक्वल लेने के लिए, यानी तो √5 माइनस 1 से ग्रेटर लेने के लिए, ठीक है। और सेकेंड कह रहा है कि नहीं 1 माइनस √5 से लेकर के √5 प्लस 1 तक लेने के लिए। तो क्या लगता है दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी दोनों का इंटरसेक्शन होगा √5 माइनस 1 से लेकर के कहां तक होगा √5 प्लस 1, ठीक है ना। और टी को ही हम लोग क्या किए हैं मॉड जेड एज्यूम किए हैं, तो मॉड जेड वैरी करेगा कहां से कहां तक √5 माइनस 1 से लेकर के √5 प्लस 1 तक। तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू √5 माइनस 1 होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू √5 प्लस 1 होगा। क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका आंसर होगा √5 प्लस 1 होगा। एकदम आयुष सही है, आयुष का एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो जब भी आपको मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहीं पे निकालने के लिए देता है तो आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज को मेमोराइज करो। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ये सब क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है भूषण आयुष रब करें इसको। ओके चलो देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ मॉड z1 इक्वल टू 6 है और z2 दिया है 24 प्लस 7 आइटा, then find the maximum
एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? मॉड Z1 दिया गया है 6 के इक्वल और मॉड Z2 है 24 प्लस 7 आइटा। तो बोल रहा है कि Z1 प्लस Z2 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब इसलिए क्या करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज अप्लाई होगा। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड ये लिखवाया लेस देन इक्वल टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के होल मॉड से। ठीक है ना? अब बहुत इजिली आ जाएगा। मॉड Z1 का वैल्यू दिया गया 6 और मॉड Z2 क्या होगा, मॉड Z2 आप निकाल लोगे। तो मॉड Z2 जो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 25 आएगा क्या? इसका वैल्यू शायद 25 आएगा। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सही है क्या? 24 का स्क्वायर क्या होता है? ये करेक्ट है, 25 होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। और इसमें पुट कर दोगे, ठीक है ना? मॉड Z2 अगर 25 आता है तो इसमें पुट कर दोगे तो इसका होल मॉड हो जाएगा। और Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू, ये 6 है और ये 25। तो 6 माइनस 25 ये 19 माइनस 19 होगा का मॉड वैल्यू 19 लिखोगे। तो Z1 प्लस Z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू ये 31 हो जाएगा। यानी इसका मिनिमम वैल्यू 19 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 31 के इक्वल होगा। ठीक है? जैसे बोलो, देखो इसको सॉल्व करना है। जैसे फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z such that Z minus 12 अपॉन Z minus 8 आइटा का होल मॉड जो है 5/3 के इक्वल है, एंड और Z minus 4 अपॉन Z minus 8 का होल मॉड ये 1 के इक्वल है। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे Z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशंस है आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे Z फाइंड आउट करना है। तो जब भी इक्वेशन सॉल्विंग देना तो सबसे फिक्स मेथड होगा, Z को आप क्या करोगे, x प्लस आइटा y एज्यूम कर लोगे। ठीक है ना? क्या एज्यूम करोगे, लेट Z इक्वल टू x प्लस आइटा y। ठीक है ना? मैं सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 8 का होल मॉड ये 1 के इक्वल है। तो मॉड के प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ Z माइनस 4 अपॉन और Z माइनस 8 का मॉड हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना? इसको लिख सकता हूँ Z माइनस 4 का मॉड इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस 8 का मॉड, और Z का वैल्यू पुट कर दोगे x प्लस आइटा y माइनस 4 का होल मॉड और इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आइटा y माइनस 8 का होल मॉड। ठीक है यहां तक? तो पहले सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो होल मॉड था तो ऊपर का मॉड अपॉन नीचे का मॉड लिखा हूं मॉड के प्रॉपर्टी से, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो Z माइनस 4 का मॉड इक्वल टू Z माइनस 8 का मॉड, और Z के जगह मैंने x प्लस आइटा y पुट कर दिया हूं। इसको मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 4 और प्लस आइटा y का होल मॉड, और ये इक्वल होगा x माइनस 8 और प्लस आइटा y का होल मॉड। रियल पार्ट को एक जगह रख लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह। और इस मॉड का मतलब क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। ये होता है मॉडुलस का वैल्यू, x माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना? दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू लिख सकता हूँ प्लस माइनस x माइनस 8। दोनों तरफ मैं ले लिया हूँ। तो प्लस लेके तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि प्लस लोगे तो फिर x से x दोनों तरफ कट जाएगा। तो सिंप्लीफाई माइनस लेके करोगे, तो माइनस लेके सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है ना? तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। अब देखो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो Z माइनस 12 अपॉन और Z माइनस 8 आइटा का होल मॉड ये दिया गया आपको 5/3 के इक्वल।
इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 12 का मॉड इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 8 आएगा। ठीक है ना, इंडिविजुअल का ऊपर का मॉड नीचे का मॉड और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और फिर जेड का वैल्यू पुट कर दोगे एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है ना, ये 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 8 आइटा हो जाएगा। और मॉड में क्या लिखोगे, रियल पार्ट को एक जगह लिखो तो जेड एक्स माइनस 12 और प्लस लिख सकता हूँ आइटा वाई और इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई बाय वाई माइनस 8 का आइटा। ठीक है ना, और मॉड का मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर, अब प्लस लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना यहां तक, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू 6 पुट कर दोगे तो इसमें 6 पुट करोगे तो क्या होगा, 6 माइनस 12, ये माइनस 6 होगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पुट करोगे तो 36 और प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा। यहां से वाई का वैल्यू निकालोगे तो देखना वाई का दो वैल्यू यहां से आएगा, वो वैल्यू आपको 8 एंड 17 आएगा। यहां से y का दो वैल्यू आएगा 8 एंड 17, यहां से z आ जाएगा x प्लस आइटा y, यानी x 6 लोगे और y 8 लोगे तो 6 प्लस 8 आइटा होगा, यानी तो z का वैल्यू 6 प्लस 17 आइटा होगा। यही दो आंसर आएगा आपको, 6 प्लस 8 आइटा और 6 प्लस 17 आइटा। इसको सिंप्लीफाई करना तो y का दो वैल्यू आएगा 8 एंड 17। यस सही आयुष 8 एंड 17 होगा। तो यहां से दो सॉल्यूशंस होगा इस दोनों का, आगे चल के बताऊंगा। ये सर्किल का इक्वेशंस है, ठीक है ना, और ये जो सेकेंड लिखा हो ना ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है। तो ऑब्वियसली जब सर्किल और स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 होंगे, वही सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है ना, इसको रब करें, इसमें कोई डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। जब भी इक्वेशन सॉल्विंग देता है ना तो सिंपल होगा मेथड, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई एज्यूम कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम रब करते हैं। तो इस पर काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में और ले रहा हूं, तो कैसे बनाओगे, माइनस 7 आएगा, मॉड वैल्यू इक्वल टू 9 है, then find the greatest and least value of z minus 2 minus 3 आएगा। ठीक है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आइटा का होल मॉड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चंस को, z माइनस 5 माइनस 7 आइटा का होल मॉड 9 के इक्वल है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आइटा। इसको भी आप दोनों मेथड से बना सकते हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से भी बना सकते हो और यानी तो ज्योमेट्री के मेथड से भी बना सकते हो, क्योंकि इसका लोकस मुझे पता है, ये लोकस जो है ना सर्किल का लोकस है। तो देखो पहले मैं आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से बता रहा हूं, जैसे z माइनस 5 माइनस 7 आइटा, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से, z माइनस 2 माइनस 3 आइटा, क्योंकि ये निकालना है मुझे। और माइनस 5 कैसे आएगा, इसमें हम माइनस 3 और सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस 4 आएगा, लिखा जा सकता है इसको ऐसे।
तो -2 -3 आइटा और -3 -5 आइटा, इसको मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ -5 लिखा हुआ है तो -3 और लिखना पड़ेगा, और यहाँ 3 आइटा लिखा हूं तो यहाँ पे 4 आइटा लिखना पड़ेगा माइनस साइन के साथ, तो ये 7 आइटा हो जाएगा, और ये -5 तो इसके इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स इसको लिख सकता है इस तरह से, z -2 -3 आइटा, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो 3 प्लस है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानेगा क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, और इसको अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करोगे तो इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज अप्लाई करोगे तो लिख सकता हो z -2 -3 आइटा और -3 + 4 आइटा में अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज अप्लाई करेंगे ये लेसर देन इक्वल टू होगा z -2 -3 आइटा का होल मॉड, और प्लस हो जाएगा 3 + 4 आइटा का मॉड, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा z -2 -3 आइटा का मॉड, और माइनस हो जाएगा 3 + 4 आइटा का मॉड का होल मॉड। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ये वैल्यू मुझे निकालना है तो इसको मैं t मान लेता हूं, ठीक है ना, और इसका मॉड वैल्यू 5 है, ये लेसर देन है, इसका वैल्यू दिया गया, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये वैल्यू दिया गया 9 के इक्वल, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, और इसको मैं t मानना हूं जिसका वैल्यू निकालना है, और इसका स्क्वायर रूट, इसका 3 + 4 आइटा का मॉड वैल्यू होगा 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने t जो एज्यूम किया हूं z -2 -3 आइटा का होल मॉड को मैं t एज्यूम किया हूं। ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, लेस देन इक्वल टू 9, और इसको 9 इज लेस देन इक्वल टू t + 5। ठीक है ना, मॉड हटाओगे तो t - 5 शुड लाई बिटवीन -9 to 9 हो जाएगा। ठीक है ना, एंड और t का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें 5 ऐड कर दोगे तो ये -4 से लेकर के 9 + 5 14 हो जाएगा। ठीक है ना, और t 4 से ग्रेटर, तो क्या लगता है इस दोनों का इंटरसेक्शंस लेंगे तो -4 और 4 और 14। फर्स्ट इन इक्वेशंस कह रहा है कि -4 से 14 लेने के लिए, और सेकंड कह रहा है कि 4 से ग्रेटर लेने के लिए, तो दोनों का जो इंटरसेक्शंस होगा वो क्या आएगा, 4 से 14 आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो और z किसके, t किसके इक्वल है, z -2 -3 आइटा का मॉड वैल्यू के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा 4 होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 14 के इक्वल होगा। ठीक है, समझे ये वाला पार्ट। लेकिन ज्योमेट्री से भी बना सकते हो, देखो ज्योमेट्री वाला पार्ट, क्योंकि जानते हो क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसेप्ट को पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। मान लो एग्जाम में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज ये कंसेप्ट अगर स्ट्राइक नहीं किया तो कम से कम ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट स्ट्राइक कर ही सकता है। जैसे ये सर्किल है तो ज्योमेट्री वाला देखो कैसे हम बनाते हैं, बहुत इजी मेथड होगा ज्योमेट्री से। तो इसका अल्टरनेट मेथड देखो, z -5 - 7 आइटा का मॉड वैल्यू 9 के इक्वल है, इसमें क्या करोगे माइनस कॉमन ले लो, तो 5 + 7 आइटा का मॉड वैल्यू 9 है, तो ये सर्किल है जिसका सेंटर 5 + 7 आइटा हो जाएगा, जिसको 5, 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका जो रेडियस है वो 9 के इक्वल है। तो बताओ डायग्राम हम ड्रॉ करें ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 5, 7 हो जाए, तो लेट्स से ये 5 है और लेट्स से ये 7 है। ठीक है ना, और रेडियस इसका 9 के इक्वल है। क्या लगता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें काफी बड़ा हो जाएगा डायग्राम में। लेट्स ये 5 है और ये 7 है, ये सेंटर आपका 5, 7 हो जाएगा। ऑरिजिन से अगर मेजर करोगे तो ओसी का लेंथ कितना होगा, ओसी का जो लेंथ होगा √25 + 49, ये वैल्यू कितना आएगा 74 हो जाएगा। ठीक है ना, √74 होगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि z -2 -3 आइटा, मुझे फाइंड आउट करना है कि z कॉमन ले ले तो 2 + 3 आइटा का मॉड, ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा डिस्टेंस बिटवीन, ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2 + 3 आइटा, इसके बीच के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, एक सर्किल होगा जो z मूव करेगा उस पर, और एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस चाहिए, इस 2 + 3 आइटा से डिस्टेंस चाहिए।
तो 49 ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ओसी का लेंथ जो है, जो मैं निकाल रहा हूं सेंटर से, ये लेंथ 5 का स्क्वायर 25, 49, 60, 74 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है इसका, ये विदाउट रूट में आंसर आ रहा है, इसका आंसर विदाउट रूट में आ रहा है। कैसे बनाओगे? जेड रिवॉल्व कर रहा है इस सर्किल पे, सर्किल का जो रेडियस है वो 9 के इक्वल है, और ओसी का लेंथ जो है √74 है। 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 64 होना चाहिए बेसिकली, है 5 + 7 आएगा। ठीक है ना। चलो ये मान लो एक सर्किल है, ठीक है ना, ये मान लेता हूं ये सर्किल है। सर्किल इसका जो √74 8 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, रेडियस इसका 9 है, तो ऑब्वियसली ऑरिजिन को कंटेन करेगा। तो ये जो सर्किल होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कंटेन करते हुए ऑरिजिन को कंटेन करेगा। मान लेते ये सर्किल है, और इसमें जो है ना 2,3 को अगर लोकेट करना चाहे तो 2,3 कहीं यहां पे होगा। लेट्स से मैं मान लेता हूं 2,3, ये 2 है और ये 3 है, इस पॉइंट पे एज्यूम कर लेता हूं 2,3। यहीं से डिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो बताओ ये डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम कब होगा? मान लो अगर मैं जेड अगर यहां पे ले लूं तो पॉइंट ए से डिस्टेंस मिनिमम होगा, और जेड मैं यहां पे ले लूं तो पॉइंट ए से 2,3 का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इस लॉजिक को समझे सभी लोग? ए पॉइंट 2,3 यहां पे है, तो जेड अगर यहां पे ले लें तो ए से बी का डिस्टेंस 2,3 का डिस्टेंस चाहिए ना जेड से, तो ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, और ऑब्वियसली ए से सी का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो जेड -2 + 3 आइटा का जो वैल्यू होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? इसका मिनिमम डिस्टेंस ए बी लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना। और ए बी लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आप एसी का लेंथ निकाल सकते हो। एसी का लेंथ क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? √2 - 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 3 - 7 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आएगा? 9 और प्लस, और ये 16, ये 5 आ जाएगा। तो बताओ एबी का लेंथ कैसे निकालोगे? रेडियस में से अगर माइनस कर दे एसी का लेंथ, तो नहीं आ जाएगा। रेडियस 9 है और एसी का लेंथ 5 आ गया, ये किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। और जेड -2 + 3 आइटा का जो मॉड वैल्यू, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? डायग्राम पे इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी जेड का 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस, 2,3 यहां पे है, जेड अगर यहां ले लें ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, यानी एसी के इक्वल होगा। तो एसी लेंथ को कैसे लिख सकते हो? ये रेडियस है आपको, तो रेडियस में एसी लेंथ ऐड कर दोगे, एसी लेंथ में रेडियस ऐड करोगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। एसी का लेंथ जो है वो आपको 5 है और रेडियस 9 है सर्किल का, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया ज्योमेट्रिकल मेथड? एक बार सभी लोग टाइप कर दो, ये मेथड समझ में आया? जेड -2 + 3 आइटा का मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड 2 + 3 आइटा। 2 + 3 आइटा फिक्स है, 2,3 फिक्स है, और जेड मूव कर रहा है सर्किल पे। तो जेड अगर मूव करते करते बी पॉइंट पे आ जाएगा तो ए से बी का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, और जेड मूव करते करते अगर सी पॉइंट पे चला जाएगा तो ए से जेड का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ए बी हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस ए सी हो जाएगा। तो वहां से फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं, दोनों मेथड से आप बना सकते हो। देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं। कंसिडर द रीजन z -15 आइटा का मॉड वैल्यू < 10।
find the point in the region which has फर्स्ट पार्ट में निकालना है मैक्सिमम मॉड जेड, सेकेंड पार्ट में है मिनिमम मॉड जेड, थर्ड पार्ट में है मैक्सिमम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। फोर्थ पार्ट में है मिनिमम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसीडर रीजन जेड माइनस 15 आइटा का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 10 है। बेसिकली ये सर्किल होगा, ठीक है ना, और इनर पार्ट होगा, या तो सरकमफ्रेंस होगा इक्वल है, और लेसर है तो मतलब इनर साइड होगा, सर्किल के इनसाइड होगा। तो बोला इसका पॉइंट निकालने के लिए, इस रीजन में पॉइंट निकालने के लिए जिससे आर्गुमेंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, यानी तो आर्गुमेंट मिनिमम हो जाए। थर्ड पार्ट में बोला है आर्गुमेंट मैक्सिमम आर्गुमेंट सॉरी मॉडुलस मिनिमम हो जाए, मॉडुलस मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम आर्गुमेंट हो जाए, मिनिमम आर्गुमेंट हो जाए। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट पहले बना रहा हूं, तो जेड माइनस 15 आइटा का मॉड वैल्यू ये लेस देन इक्वल टू 10, ये एक सर्किल को डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 15 आइटा, जिसको लिख सकते हैं 0,15, और इसका रेडियस क्या होगा इस सर्किल का 10 के इक्वल होगा। इसको अगर प्लॉट करें तो 0,15, ठीक है, 0,15 मान ले, तो यहां पे 0,15 सेंटर 0,15 और रेडियस 10 के इक्वल है। कुछ इस तरह से सर्किल होगा, ठीक है ना, ये सेंटर हो जाएगा और इसका रेडियस जो है ना 15 के इक्वल है। तो बताओ आर्गुमेंट मैक्सिमम कब होगा, जेड जो है ना या तो इस पे होगा सरकमफ्रेंस पे अगर इक्वल है तो, और लेस है तो या तो अंदर होगा, अंदर जेड कहीं हो सकता है। तो मॉड जेड मैक्सिमम कहाँ होगा, जेड यहां पे लेंगे तो मॉड जेड मिनिमम हो जाएगा ए पॉइंट पे अगर लेते हैं तो, और बी पॉइंट पे अगर जेड को लेते हैं तो मॉड जेड क्या होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस कहलाता है ना, मॉड जेड मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहला पार्ट में ये होगा कि मॉड जेड will be maximum when z lies at point B। बात समझे, मॉड जेड का मतलब होता है डिस्टेंस है ऑरिजिन, और जेड इस सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है, ये जेड अंदर भी है, सर्किल के अंदर भी हो सकता है, या सरकमफ्रेंस पे है। तो ऑरिजिन से जितना फार्जेस्ट डिस्टेंस पे अगर जेड को रखेंगे तो मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, उससे सबसे ज्यादा आएगा, यानी बी पॉइंट पर अगर जेड को ले लें तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या लगता है उस केस में जेड का वैल्यू क्या होगा, अगर बी पॉइंट अगर निकालना चाहते हो तो ये 15 है और रेडियस इसका क्या है 10 है, तो और 10 यूनिट ऐड हो जाएगा, तो ये पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,25 हो जाएगा, जिसको आप 25 आइटा लिख सकते हो। बात समझे, ये 25 आइटा हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू अगर 25 लेते हैं तो उसी केस में मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। और पॉइंट ए पे अगर लेते हो तो मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, लिस्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोला है कि मॉड जेड विल बी मिनिमम व्हेन जेड लाइज ऑन द पॉइंट ए। अगर जेड पॉइंट ए के पास लाई करेगा तो मॉड जेड क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे सी का कोऑर्डिनेट 0,15 है, और क्योंकि इसका रेडियस आपको 10 है, रेडियस 10 है, 10 अगर रेडियस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो 0,5 लिख सकता है, यानी जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 आइटा होगा। यानी जेड अगर 5 आइटा लेते हैं तो उसी का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना, पॉइंट ए पे। तो 0,15 में 10 घटा दोगे क्योंकि रेडियस माइनस कर दिया हो, तो 0,5 आ जाएगा, और 0,5 को ही हम 5 आइटा लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि मैक्सिमम आर्गुमेंट कब होगा, वो जेड निकालने के लिए जिसका आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा। तो आर्गुमेंट क्या होता है, बेसिकली आर्गुमेंट जो होता है वो आपको
ऑरिजिन से जेड, अगर जेड देखो, जेड अगर हम यहां पे ले लें, जैसे ये 0,15 है, जैसे ये सर्किल है, तो मैं बोल रहा हूं कि जेड अगर यहां पे ले लें तो आर्गुमेंट मिनिमम हो जाएगा। आर्गुमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वही आर्गुमेंट होता है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे अगर जेड को ले लें तो मिनिमम हो जाएगा आर्गुमेंट। ये जो थीटा होगा ये आर्गुमेंट कहलाता है ना, तो उस केस में मिनिमम हो जाएगा। यानी जेड अगर सी पे लाई कर जाए तो उसका आर्गुमेंट, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। तो मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सी का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या करो, इसको एक्स कॉमा वाई मान लो, ठीक है ना। तो देखो सेंटर से आप ज्वाइन कर दो इसको, मान लो ओ सेंटर पे रेडियस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये लेंथ 90 डिग्री होगा, देखो तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये लेंथ 15 है और ये लेंथ 10 है, तो ओसी का लेंथ कितना होगा? ओसी का लेंथ अगर फाइंड आउट करोगे पाइथागोरस से तो 15 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और ये 100 हो जाएगा, सही है ना। सॉरी, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू जो है 115 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 माइनस करोगे तो 125 आ जाएगा। 125 को लिख सकते हैं 5 5√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 जो होता है 125 होता है। तो ओसी का लेंथ निकाल लिया। अब देखो इसको x कॉमा वाई मान लें तो ये y होगा और ये लेंथ आपको x होगा। अगर इसको थीटा मानते हो तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो ओसी का लेंथ जब निकल गया तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पहले थीटा निकाल लो। इसको मैं, इस सेंटर को मैं पी मान लेता हूं, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ओसीपी में, इन ट्राइंगल ओसीपी में क्या होगा? साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा फाइंड आउट करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओसी अपॉन और हाइपोटेनस, ओसी अपॉन ओपी हो जाएगा, ठीक है ना। ओसी का लेंथ जो है 5√5 है, 5√5 है और ओपी का जो लेंथ है वो आपको 15 है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा? √5/3 आ जाएगा। और सेम ट्राइंगल में अगर कॉस थीटा निकालते हो तो क्या आता है? कॉस थीटा अगर निकालोगे तो पीसी अपॉन ओपी हो जाएगा। तो पीसी का लेंथ 10 है और ओपी का लेंथ 15 है, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसको मैं लेट से डी मान लेता हूं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ओसीडी में, इन ट्राइंगल ओसीडी में क्या लगता है? साइन थीटा होगा। अगर साइन थीटा निकालते हो तो ये y/ओसी लिख सकता हूं, ठीक है ना। और साइन हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा किस इक्वल है? √5/3 के इक्वल है। तो यहां से ओसी का लेंथ पता है मुझे, ओसी का लेंथ किसके इक्वल है? ओसी का लेंथ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 5√5 तक के इक्वल है और ये हो जाएगा √5/3। तो यहां से जब आप y निकालोगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25/3 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा सेम ट्राइंगल में यूज करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी 5√5। और कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 के इक्वल है। तो यहां से आप x का जो वैल्यू निकालोगे तो ये 10√5/3 हो जाएगा। यानी z जो आएगा x प्लस आइटा y, तो x का जो वैल्यू आया है 10√5/3 अब प्लस और 25/3 आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्गुमेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। बात समझे? मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया ऑरिजिन से, तो ये मिनिमम स्लोप बनाएगा। थीटा जो है ना इस केस में मिनिमम होगा और थीटा फोर्थ केस में बोल रहा है कि आर्गुमेंट मैक्सिमम कब होगा? तो आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा जब हम ऑरिजिन से इधर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे, लेट्स से इस क्यू पॉइंट पे आर्गुमेंट इसका मैक्सिमम होगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मैक्सिमम बनाएगा तो सॉरी मैक्सिमम आर्गुमेंट हो जाएगा। ये मैं करस्पॉन्डिंगली मिनिमम आर्गुमेंट के लिए निकाला हूं, सॉरी ये फोर्थ वाला मैं निकाला हूं, ठीक है ना। और जो थर्ड वाले में जो होगा सो आर्गुमेंट मैक्सिमम तभी होगा जब आप क्यू पॉइंट पे हम लेते हैं जेड। क्या लगता है सिमेट्री से? आई थिंक क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आई थिंक सिमेट्री से क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, -10√5/3 हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, 25/3 हो जाएगा। यानी z जो हो जाएगा -10√5/3 अब प्लस 25/3 आएगा।
समझे? क्योंकि ये x कॉमा वाई है तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? q का कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा सिमेट्री से, क्योंकि ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इक्वली इंक्लाइंड रहेगा ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्गुमेंट मैक्सिमम होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्गुमेंट मिनिमम होगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज किया हूं, एक बार टाइप कर दो कहीं पे अगर कोई डॉट है तो आपको दे सकता है कि एक डायग्राम दे देगा, एक सर्किल दे देगा, बोलेगा कि वो जेड निकालो जिससे कि मॉडुलस मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, या आर्गुमेंट मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का यूज करोगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो इसको रब करते हैं। देखिए एक दो प्रॉपर्टीज और है जो कि मैं लिखवा देता हूं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पहले भी लिखवाया हूं, एक दो पॉइंट और है, बचा हुआ है। अगर आपको z माइनस z1 का मॉड वैल्यू इक्वल लिखा हुआ है z माइनस z2 का मॉड वैल्यू, तो z का लोकस होगा, देन लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line joining z1 and z2। अगर z माइनस z1 इक्वल आपको कहीं पे भी दिखता है z माइनस z2 के, तो z1 z2 टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, वेयर z1 and z2 आर टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z का लोकस जो होगा पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 z2 होगा। देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जैसे ये z1 है और लेफ्ट से ये z2 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट को डिनोट करेगा। मैं बोल रहा हूं कि z जो लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा। ये लाइन क्या है? ए बी के मिड पॉइंट से पास करना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए ए बी के, यानी इसी पे z लाई करेगा, ठीक है ना, z कहीं पे भी हो सकता है। तो यही डिस्टेंस क्या होगा? z माइनस z1 का मॉड वैल्यू होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लोगे तो ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा, और ये z माइनस z2 के मॉड वैल्यू को, ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। तो ये डिस्टेंस बोल रहा है इक्वल है, तो अभी जो p जो लाई करेगा इसी डॉटेड लाइन पे लाई करेगा ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइन z1 एंड z2, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस बनेगा ना। क्योंकि अगर मान लो यहां पे भी ले लेते हो तो ये ट्राइंगल हमेशा आइसोसेलेस बनेगा, क्योंकि ये लेंथ इसके इक्वल है। ये लेंथ अगर इसके इक्वल होगा तो z इसी पे कहीं पे लाई करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा इसका z का लोकस, और वो लाइन क्या होगा? पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 z2 होगा। समझे? चलो एक जैसे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, इस टाइप से देगा कि z माइनस 4 आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल है, या z माइनस 3 के मॉड वैल्यू इक्वल है z माइनस आइटा का मॉड वैल्यू। जैसे प्लॉट बोले, प्लॉट द लोकस ऑफ z ऑन आर्गन प्लेन, ठीक है ना, आर्गन प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसके लोकस को प्लॉट करना है। तो z माइनस 3 का मॉड वैल्यू इक्वल है z माइनस आइटा के मॉड वैल्यू को, इसके लोकस को आर्गन प्लेन में प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? तो देखो z माइनस 3 का मॉड वैल्यू इक्वल टू लिखा हुआ z माइनस आइटा का मॉड वैल्यू। तो जो पॉइंट z1 है, z1 क्या है यहाँ पे? 3 है, जिसको लिख सकते हैं 3,0, और z2 पॉइंट जो है वो आइटा लिखा हुआ है, जिसको लिख सकते हैं 0,1। इसको जब आप दोनों पॉइंट को प्लॉट करोगे तो ये होगा 3,0,
और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, और इसी को जब ज्वाइन करोगे ना तो यही लोकस को डिनोट करेगा, ये इस लाइन को डिनोट कर रहा है। अब चाहो तो इस लाइन का इक्वेशंस निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, ये लाइन ज्वाइन हो गया ए और बी, इसी के पॉपुलर बाइसेक्टर जो फाइंड आउट करोगे ना तो ये लाइन डिनोट करेगा, पॉपुलर बाइसेक्टर का लाइन ये होगा। तो जेड का लोकस इसी पे लाई करेगा, इस डॉटेड लाइन पे लाई करेगा, ठीक है ना। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, इसी का जो पॉपुलर बाइसेक्टर होगा ये लाइन को डिनोट करेगा। समटाइम्स ये लाइन बोलता है फाइंड आउट करने के लिए भी, आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसमें पुट कर दो। अगर इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 3 का मॉड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। जेड की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स प्लस आइटा वाई, और मॉड का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। इसका रियल पार्ट एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वाई माइनस 1 है, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझे मॉडुलस का मतलब, एक्स माइनस 3 इसका रियल पार्ट होगा का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट दैट इज वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन अप भी कर दो, ठीक है ना, प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6x और प्लस 2y, ठीक है ना, और 9 माइनस 1 ये प्लस 8 हो जाएगा। इसमें अगर माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3x माइनस वाई और माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही जो है ना लाइंस आपको डिनोट करेगा पॉपुलर बाइसेक्टर को। ये लाइन आपको डिनोट कर रहा है 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 को। ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, कहां पे, एक्स एक्सिस को कट करेगा जहां पे x 0 होगा, सॉरी y 0 होगा, जहां पे y 0 करोगे तो ये 4/3 आएगा, तो ये 4/3 कॉमा 0 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। और अगर x 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू माइनस 4 आएगा, यानी y एक्सिस को कट करेगा 0 कॉमा माइनस 4 पे। इसको आप चाहो तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, x को लिख दोगे z प्लस जेड बार बाय 2, ये लिखवा है x का वैल्यू होता है, और y का वैल्यू होता है z माइनस जेड बार बाय 2 आइटा होता है, ठीक है ना, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3, और ये z प्लस जेड बार और ये माइनस, ठीक है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो z माइनस जेड बार बाय आइटा हो जाएगा, और माइनस 8 इक्वल टू 0, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3z अब प्लस 3z बार हो जाएगा, और आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा आइटा इंटू z माइनस जेड बार, और माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3z अब प्लस 3z बार और आइटा z, और ये हो जाएगा माइनस आइटा z बार माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें अगर आप कॉमन ले लोगे z, ये हो जाएगा 3 प्लस आइटा इंटू z, और इसमें जेड बार कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस आइटा जेड बार, ठीक है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपको लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना है तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन हो जाएगा। अगर बोलता है रियल प्लेन में लाइन क्या होगा, तो रियल प्लेन में भी लिख सकते हो। अगर मान लो इसको लिखना है इस फॉर्म में रियल प्लेन में, तो जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट करो, रियल लाना है तो x के जगह z प्लस जेड बार बाय 2 पुट करोगे, और y के जगह z माइनस जेड बार बाय 2 आएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाइन चला जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन से अगर रियल प्लेन में जाना हो तो इसमें z के जगह x प्लस आइटा वाई पुट कर दोगे। वैसे भी आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में चाहिए तो इसको स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और जेड स्क्वायर जो होता है जेड जेड बार के इक्वल होता है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। बात समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो मॉडुलस जब इक्वल दे तो जेड का जो लोकस होगा वो पॉपुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 होगा। वैसे स्ट्रेट लाइन में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं ये पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट, अगर z माइनस z1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू है z माइनस z2 का मॉड वैल्यू और इक्वल टू है z माइनस z3 का मॉड वैल्यू, then point z is
सरकम सेंटर होगा, देन पॉइंट जेड इज सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, then the point Z is the circumcenter of the triangle whose vertices are Z1, Z2 and Z3. ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा कि तीन मॉडुलस अगर इक्वल देता है, Z माइनस Z1 का मॉड वैल्यू इक्वल है Z माइनस Z2 का मॉड वैल्यू और Z माइनस Z3 का मॉड वैल्यू, तो क्या होगा कि तीन पॉइंट अगर दिया गया है, जैसे ये Z1 है और ये Z2 है और ये Z3 है, ये पॉइंट A है मान लेता हूं और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो मैं बोला एक Z दिया गया है, तो Z जो होगा ना वो सरकम सेंटर को डिनोट करेगा, क्योंकि यही डिस्टेंस OA का लेंथ दिया गया किसके इक्वल, Z माइनस B का होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से वो इक्वल होगा Z माइनस Z2 के, और जो OC का लेंथ होगा, ये जो OC का लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा Z माइनस Z3। और क्वेश्चंस में बोल रहा है, ये इसमें दिया गया है कि ये तीनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली जो Z लोकेट होगा वो सरकम सेंटर लोकेट होगा, और सरकम सेंटर ज्यादा नहीं होता, सरकम सेंटर जो है ना यूनिकली एक ही पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो Z जो है लोकेट होगा सरकम सेंटर को डिनोट करेगा। जैसे मेंस में भी इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया था, अब देखो मैं मेंस का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बताओ इसका आंसर्स क्या होगा। ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन दिया था, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the number of complex number Z such that Z minus 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू Z प्लस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू Z माइनस आइटा का मॉड वैल्यू, बोला है किसके इक्वल होगा, इक्वल्स ए ऑप्शन में दिया था 1, बी ऑप्शन में दिया था 2, सी ऑप्शन में दिया था इन्फिनिटी और डी ऑप्शन में दिया था 0। बोला नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट Z माइनस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू Z प्लस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू Z माइनस आइटा का मॉड वैल्यू, तो बोल रहा है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z कितने होंगे। क्या लगता है आयुष या भूषण, क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि Z माइनस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल है, इसको लिख सकता हूं Z माइनस 1 का मॉड वैल्यू और इक्वल टू Z माइनस आइटा का मॉड वैल्यू। अगर इसको आप प्लॉट करोगे तो 1 कहां होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे 1,0 और -1 हो जाएगा यहाँ पे -1,0, ये पॉइंट A होगा और ये पॉइंट B होगा, और आइटा का मतलब होता है 0,1, आइटा का मतलब 0,1, ये पॉइंट C हो जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा ABC। अब ये तीन पॉइंट है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तो Z कहां पे लेंगे जिससे कि इससे डिस्टेंस तीनों का इक्वल हो जाए, इससे भी डिस्टेंस, इससे भी डिस्टेंस और इससे भी डिस्टेंस। तो सरकम सेंटर तो 4-5 नहीं होता है ना, एकदम आयुष सही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकम सेंटर यूनिकली एक ही पॉइंट होगा जिससे एबीसी का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ सॉल्व नहीं करना है आपको, जेड का एक ही वैल्यू होगा, क्योंकि सरकम सेंटर तो एक ही होता है ना जिससे तीन पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझे? तो जेड का जो पॉइंट होगा, लोकेट होगा, एक ही पॉइंट होगा, वो सरकम सेंटर होगा। सरकम सेंटर क्या होगा, वो सर्किल, एक यूनिक सर्किल इसे पास करेगा, उसी का वो सेंटर कहलाएगा जेड। तो एक ही पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप जेड भी निकाल सकते हो। जेड कैसे निकालोगे, जेड को मान लोगे एक्स प्लस आइटा वाई। अगर आपसे पूछता है कि जेड क्या होगा, तो एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके इसको इसके इक्वल कर दो तो एक रिलेशन आ जाएगा एक्स वाई में, और इसको इसके इक्वल कर दोगे तो एक्स वाई में अनदर रिलेशन आ जाएगा, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। बढ़े आगे। चलो ओके। जैसे क्वेश्चंस देखो, एक और लेता हूं। इफ W इक्वल टू दिया है
जेड अपॉन जेड माइनस 1/3 आइटा एंड और मॉड डब्ल्यू जो है 1 के इक्वल है। देन पूछ रहा है कि जेड लाइज ऑन, जेड किस पे लाई करेगा। ए ऑप्शन में दे रहा है कि पैराबोला, बी ऑप्शन में दे रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सी ऑप्शन में दे रहा है सर्किल और डी ऑप्शन में दे रहा है इलिप्स। बोला है कि W जो है Z अपॉन Z माइनस 1/3 आइटा के इक्वल है और मॉड W जो है 1 के इक्वल है। तो बोल रहा है Z किस पे लाई करेगा। एक्चुअली लोकस का भी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा आपको काफी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मॉड W किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है और W का वैल्यू पुट कर दोगे किसके इक्वल है, Z अपॉन Z माइनस आइटा बाय 3 के इक्वल है। इसका मॉड वैल्यू 1 हो जाएगा और मॉडुलस का मतलब होगा मॉड Z अपॉन और Z माइनस आइटा बाय 3 का मॉड वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Z माइनस आइटा बाय 3 का मॉड वैल्यू लिख सकते हैं ऐसे। इसको मैं लिख सकता हूँ Z माइनस 0 का मॉड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस आइटा बाय 3 का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। और अभी जस्ट मैं बताया था आपको ये डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट करेगा कि लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन को ये 0 हो जाएगा ऑरिजिन और आइटा बाय 3 का मतलब 0 कामा 1/3 होगा, ये होगा आइटा बाय 3। इसको ज्वाइन करेंगे, इसके मिड पॉइंट से पास जो लाइन करेगा वही लाइन डिनोट करेगा, क्योंकि जेड अगर यहां पे लेते हो ये पी पॉइंट, ये डिस्टेंस मॉड जेड होगा नहीं होगा और ये डिस्टेंस आपको जो कहलाएगा वो आपको लेट्स से ये मैं पॉइंट ए मान लेता हूं तो ओपी का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड जेड होगा और जो पी ए का डिस्टेंस होगा वही जेड माइनस आइटा बाय 3 होगा। और ये दोनों आपस में इक्वल है तो किस पे लाई करेगा, जेड इसी पे लाई करेगा ना। जेड अगर यहां पे लेते हो ये डिस्टेंस इक्वल दे रहा है क्वेश्चंस में, तो जेड का लोकस क्या होगा, हाँ बी होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना इसका लोकस। तो पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन एंड आइटा बाय 3 होगा। और ये लाइन आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, तो जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके निकाल सकते हो ये लाइन। तो बताओ जेड के जगह पुट कर दोगे तो एक्स प्लस आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई माइनस आइटा बाय 3 का मॉड वैल्यू। इसका मॉड का मतलब होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका मॉड का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसमें आइटा कॉमन ले लोगे तो y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y/3 प्लस b स्क्वायर तो 1/9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो 2y/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से 2y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो ये तो लाइन आएगा ना 1/6 होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। अगर मान लो नहीं पता आपको लोकस, तो लोकस फाइंड आउट करते वक्त क्या करोगे, जब भी आपको किसी का लोकस पूछता है तो क्या करना है आपको, जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर लेना है और जैसे ही खींच करके एक्स और वाई में रिलेशन लाओगे तो वो रिलेशन आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि सर्किल आ रहा है कि पैराबोला की इलिप्स हाइपरबोला। तो लोकस फाइंडिंग के दरमियान आपको जब भी आपको किसी का लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन में बोलता है कि किसका लोकस है, फिक्स मेथड होगा, जेड के जगह आप पुट कर दो एक्स प्लस आइटा वाई। कुछ का लोकस मैं लिखवा रहा हूं जिसको मेमोराइज रखना है, सर्किल का हो गया, पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर का हो गया, आगे चल के कुछ और मैं लोकस स्ट्रेट लाइन सबका बताने वाला हूं, ठीक है ना। और नहीं अगर आपको लोकस पता चल रहा है तो डायरेक्टली आप जेड के जगह एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके एक्स वाई में रिलेशन डेवलप कर लो और उससे पता चल जाएगा आपको लोकस के बारे में, ठीक है ना। तो इसको मैं रब करता हूं, ये भी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना आयुष। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बी आंसर होगा, सही है। तो आज का जो ना लेक्चर्स आपको
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आगे का लेक्चर्स बहुत ही इजी है। मुझे लगता है कि काफी एंजॉय करने वाले हो अगले लेक्चर से। कॉम्प्लेक्स में अब बहुत इजी लेक्चर्स है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताऊंगा, पोलर फॉर्म, एलर फॉर्म, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूँ सर्किल से रिलेटेड, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन पावर जो है ना बढ़े। देखो इस क्वेश्चंस को, आज मैं ज्यादातर क्वेश्चन ही लिया हूं। z-3 लेसर देन 1 है एंड और z-4 आइटा का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन r है। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ r for which these exist at least one complex number z, ठीक है, satisfying the both the equation, ठीक है, satisfy the both the equation। बोला कि z-3 का मॉड वैल्यू 1 से लेसर है और z-4 आइटा ग्रेटर देन r है। तो बोल रहा है फाइंड द पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ r फॉर which these exist at least one complex number z satisfy both the equations। बोल रहा है कि r का वो वैल्यू निकालो जिससे कम से कम एक z जो है ना दोनों इन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है r का वो वैल्यू निकालो जिससे दोनों इन इक्वेशंस का कम से कम एक z दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी दोनों कर्व क्या करे, एक पॉइंट पे कम से कम इंटरसेक्ट करे। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होगा कि दोनों कर्व कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। और ये दोनों इक्वेशन जो ना सर्किल का इक्वेशन है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, z-3 का मॉड वैल्यू लेस देन 1 है। ये सर्किल होगा जिसका 3 होगा, जिसको लिख सकते हैं 3,0, और इस सर्किल का रेडियस जो होगा 1 के इक्वल होगा। इसका इनर पार्ट ऑफ द सर्किल होगा। z-4 आइटा का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन r है। इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो 4 आइटा होगा, जिसको लिख सकते हैं 0,4, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो r के इक्वल है। अब देखो इसका मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये सर्किल का सेंटर 3,0 है, तो मान लो ये 3,0 है, रेडियस इसका 1 के इक्वल है। तो ये सर्किल होगा जिसका सेंटर 3,0 है और इसका रेडियस जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है ना। इसका जो है लेसर का मतलब हो गया इसके अंदर लाई कर रहा है, जेड इसके अंदर लाई कर रहा है, और तो ठीक है, सरकमफ्रेंस पे भी नहीं है। सो जेड जो है एंड इनसाइड लाई कर रहा है। और एक अनदर वेरिएबल सर्किल है जिसका सेंटर 0,4 है। तो मान लेते ये 0,4 है और इसका रेडियस वेरिएबल है। तो रेडियस बताओ, रेडियस वेरिएबल है और आउटर पार्ट बोल रहा है। तो सर्किल क्या करेंगे हम लोग, बड़ा करते जाएंगे। तो हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो दोनों को इंटरसेक्ट करवाओगे, तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएगा जब हम यहाँ पे टच करवा देते हैं दोनों को, और या तो कट करवा देते हैं, कट भी करवाएंगे तो चलेगा, और अगर बड़ा सर्किल ड्रॉ करोगे तो भी कट करेगा। एक ऐसा सर्किल होगा जो कि टच करते हुए निकल जाएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल सर्किल है जिसका रेडियस मैं r ले रहा हूं, वो क्या करे, इंटरनली टच कर जाए या एक्सटर्नली टच कर जाए, तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझे? एक फिक्स सर्किल है और एक वेरिएबल सर्किल है, तो बोल रहा है कि जेड दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो आर का वैल्यू निकालने के लिए। मैं बोल रहा हूं कि आर का वैल्यू वैसा ले जिससे कि अगर इंटरनली टच करे या एक्सटर्नली टच कर दे या बीच में कट कर जाए तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो बताओ कि दोनों सर्किल को टच और कट कब करेगा, जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से लेसर होना चाहिए और रेडियस के डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए,
ठीक है ना, इक्वल का साइन लेंगे तो ये इंटरनली टच करेगा, और सम के इक्वल लेंगे सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो एक्सटर्नली टच करेगा, और अगर इन बिटवीन लेते हैं तो कट करेगा। बात समझे? ये मैं सर्किल में आपको बताया था कि दो सर्किल टच और कट कब करेगा। बात समझे? और यहाँ पे रेडियस r दिया गया, सेकेंड सर्किल का रेडियस 1 है, पुट कर दोगे। सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकालोगे तो ये 9 + 16 ये 5 आ जाएगा। इसमें पुट कर दोगे 5, ये r + 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो r - 1 का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 5 इज लेस देन इक्वल टू r + 1, यानी r - 1 शुड लाई बिटवीन -5 से +5 हो जाएगा। 1 ऐड कर दोगे तो -4 से 6 हो जाएगा, ठीक है, और r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। इस दोनों का इंटरसेक्शंस लोगे ना तो 4 से ग्रेटर और -4 से 6, क्या लगता है दोनों का इंटरसेक्शंस होगा? तो -4, 4 और 6, ये बोला है -4 से 6 लेने के लिए, और ये बोला है 4 से ग्रेटर लेने के लिए। तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा? r 4 से लेकर के 6 तक आएगा, समझे? इस दोनों का मैंने इंटरसेक्शंस लिया, ये होगा। यानी r अगर मिनिमम 4 लेते हैं और मैक्सिमम 6 लेते हैं तो ये दोनों सर्किल आपस में टच और कट करेगा, तो z का एक वैल्यू मिलेगा जो दोनों इन इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर देगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आयुष भूषण, आयुष कमेंट करो। तो कॉम्प्लेक्स में भी पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके। तो चलो मैं यहीं पे आज फिनिश अप कर रहा हूँ लेक्चर्स को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म और एलर फॉर्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताऊंगा, ठीक है ना? भूषण, आयुष, श्रेयांश, तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं। गुड नाइट।